हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर विलियन की। इसके पहले भी मैं जो है इस विलियन पे एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसको देखा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जो है वीडियो को समझने के लिए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको उसको मैं सबसे पहले मतलब मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए समझ लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था विलियन के बारे में। विलियन से पहले हमने एक चीज़ और बताया था आपको, मिश्रण किसे कहते हैं। तो जब हम कोई दो पदार्थ मिला करके कोई भी चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं मिश्रण। उसके बाद हमने देखा था कि मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। यानी कि विलियन का परिभाषा हमने बताया था आपको कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। उसके बाद जो समांगी मिश्रण होता है, जो विलियन होता है, उसमें कण जो होते हैं वो एक समान हर जगह, उनका संगठन जो होता है वो हर जगह जो है एक समान होता है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाएंगे तो वो समांगी मिश्रण होगा। उसको चाहे नीचे से टेस्ट करिए, ऊपर से टेस्ट करिए, चाहे बीच में से टेस्ट करिए, उसका स्वाद जो होगा वो सेम आएगा। तो उसे हम बोलते हैं विलियन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि विलियन को कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी मात्रा है। यानी कि विलियन की मात्रा बताने के लिए, विलियन की सांद्रता बताने के लिए हमने एक पद को परिभाषित किया था जिसको बोलते हैं सांद्रता का पद। और उसमें मैंने आपको 3 सांद्रता के पद कल पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। उसमें दोनों चीज़ें विलेय और विलायक दोनों द्रव्यमान में होते हैं। उसके बाद था आयतन प्रतिशत, सेम वही फार्मूला उसमें भी है, जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ आयतन हो जाएगा, और जो चीज़ें होंगी यानी कि विलेय और विलायक जो होगा वो क्या होगा, आयतन में दिया रहेगा। उसके बाद हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी देखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे जो है किसी भी पैक बॉटल के ऊपर जो है हमारा जो स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे आपसे बोल दिया गया 0.5 ml NaCl W/W, उसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ा था। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, जो चौथा है सांद्रता का पद, पार्ट प्रति मिलियन। इसको हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे पार्ट प्रति मिलियन। इसका मतलब पहले समझिए। अभी तक हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, वहाँ में जो बात हो रही थी द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि 100 में से 1 की बात हो रही थी। आयतन प्रतिशत यानी कि 100 में से वहाँ भी 1 की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ है पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ प्रतिशत नहीं है, यहाँ प्रति मिलियन है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो बात होगी वो मिलियन में से 1 की बात होगी। यानी कि ऐसा चीज़ हम लोग, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप समुद्र में हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, तो समुद्र जो है वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उसको हम किस में डिनोट करेंगे, मिलियन में डिनोट करेंगे। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पे जो पार्ट प्रति मिलियन होता है उसमें मिलियन में 1 की बात होगी। पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट मतलब जानते हैं आप, भाग होता है। मिलियन मतलब 1 मिलियन, 10 लाख जो है 1 मिलियन होता है। आपने यूट्यूब पे सब लोग वीडियो देखते हैं, सब लोग जानते हैं उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो 1 मिलियन जो होता है ना वो 10 लाख के बराबर होता है। कितना? 10 लाख के बराबर होता है। इसीलिए जब इसमें बात होगी किसी भी कण की, किसी भी पदार्थ की, तो 10 लाख में से 1 की बात होगी। तो इसकी परिभाषा आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन की 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। यानी मैंने आपको बताया कि विलेय के भागों की वह संख्या जो 1 मिलियन भाग में उपस्थित होती है उसको हम पार्ट प्रति विलियन कहलाती है। ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए 12th बोर्ड ऑफ व्यू से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें न्यूमेरिकल है।
आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, जब आपको फार्मूला पता रहेगा। फार्मूला इसका क्या होता है, पार्ट प्रति मिलियन का विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 होता है। अब कहेंगे सर यहाँ 10⁻6 क्यों होगा, यहाँ इसलिए होगा बाबू क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें इंटू 100 था क्योंकि 100 की बात हो रही थी। उसके बाद आयतन प्रतिशत पढ़ा, उसमें भी गुणे 100 था क्योंकि वहाँ 100 की बात हो रही थी। इसीलिए यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, तो इसीलिए गुणे क्या होगा, 1 मिलियन होगा। 10 पे 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो मान निकल के आएगा वो 1 मिलियन के बराबर आएगा। तो कुछ नहीं है, पहले की तरह फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई फार्मूला। अब क्या करें, अब मैंने आपको फार्मूला बता दिया, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल लगवा दूं। तो न्यूमेरिकल भी आपके सामने ही लिखा गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन पहले बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो आगे चल के उनको दिक्कत होती है। जब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, पहले जो चीज़ दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल हमने लिख लिया। अब क्या क्या दिया है उसको नोट करिए। दिया है, क्या क्या दिया है आपको, दिया है आपको कि 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। मैंने बताया था जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ मिलाई जाती है उसको बोलते हैं विलेय, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या है, विलेय है। तो सबसे पहले इसको लिख लिया जाए, ऑक्सीजन यानी कि O2, इसको हम बोलेंगे विलेय। विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम। ये चीज़ हमें दिया गया है। दूसरा हमको क्या चीज़ दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी कि पर किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो 5.8 × 10⁻³ ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ जो विलायक होगा वो क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूले में बोला है विलयन का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान। पहले लिख लेते हैं इसको, विलायक यानी कि क्या है, H2O। H2O है, जल है। तो जो जल है हमारा समुद्री जल है, विलायक है, ये कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम दिया गया है, यानी कि 1000 ग्राम दिया गया है। आ रही बात समझ में ये चीज़ आपको। चलिए अब मैं समझाता हूँ। फार्मूले में क्या है, फार्मूले में ये है कि पार्ट पर मिलियन बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, जो कि हमको पता है विलेय का द्रव्यमान। उसके बाद आता है विलयन का द्रव्यमान। हमको विलयन का द्रव्यमान नहीं पता, हमको विलायक का द्रव्यमान पता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो विलायक का द्रव्यमान होगा वही विलयन का भी द्रव्यमान होगा। कैसे होगा, देखिए जो हमारी 5.8 × 10⁻³ ग्राम है वो ऑक्सीजन है, और जब हवा जो है कहीं घुलती है तो वो उसका आकार नहीं गिरती है, उसका आयतन नहीं बढ़ता है। तो ऐसे में जो विलायक का द्रव्यमान होगा वही विलयन का द्रव्यमान होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि विलेय के द्रव्यमान को और विलायक के द्रव्यमान को प्लस कर लेते हैं। तो ऐसे में आप गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और गैस जब पानी में घुल रही है तो वो जो है आयतन नहीं लेगी, वो तो घुल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ जो विलायक का द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान होगा। विलयन का द्रव्यमान बराबर भी क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब फार्मूले में आप रख लीजिए। तो पार्ट पर मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5.8 × 10⁻³ विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो जो विलायक का है वही विलयन का है, क्योंकि गैस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000 ग्राम हो जाएगा। ग्राम हम नहीं लिखते हैं, पहले इससे लिख लेते हैं। उसके बाद गुणे 10⁻6, यानी कि 10⁻6 बोले तो 1 मिलियन। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम इस 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
10 के पावर 6 को हम 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से, पार्ट पर मिलियन बराबर 5.8 गुणे 10 पे -3 है, डिवाइड बाई इसको हम लिख सकते हैं 10 पे 3 गुणे 10 पे 3 इंटू 10 पे 3। ठीक है, तो देखिए 10 पे 3 से 10 पे 3 क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है सेम है, 10 पे -3 है और यहाँ 10 पे 3 है। तो सबको पता है जब बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाती हैं। तो 10 पे -3 और 10 पे +3 क्या हो जाएगा? 10 पे 0 हो जाएगा। और जब किसी के घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये, इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर सिर्फ आएगा 5.8। क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 5.8 ppm। ये क्या होगा आपका? ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर हल लिखना है, फिर जो जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पे देखिए कि फार्मूले में किस किस चीज़ की डिमांड है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बुक में मिलेंगे। क्योंकि मुझे इसको पार्ट प्रति मिलियन को समझाना था तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन इस पर करवा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आपको उस चीज़ को समझना है और वो चीज़ें कतई पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 की, जिसका नाम है मोल अंश। मोलरता हो गया, मोललता हो गया, वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही। लेकिन एक आता है मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल भिन्न भी बोलते हैं। अब उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी में जो है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोल अंश या मोल भिन्न, इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से कम 10 मिनट तो आप जो है ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए हम देखते हैं मोल अंश क्या होता है और मोल भिन्न क्या होता है। मोल अंश या मोल भिन्न, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मोल क्या होता है। मोल जो है वो पदार्थ की इकाई होती है। जैसे आप कहेंगे पदार्थ की इकाई क्या होती है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मूलभूत राशियाँ, उसमें पढ़ा होगा लंबाई की इकाई मीटर होती है, द्रव्यमान का इकाई जो होता है वो किलोग्राम होता है, दूरी का इकाई भी मीटर होता है। ठीक है, इस तरह से विद्युत धारा का इकाई जो होता है वो एम्पियर होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मोल बोलते हैं। तो मोल आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी पदार्थ को आप मिला रहे हैं विलयन में तो वो क्या होगा? उस पर कुछ ना कुछ मोल होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक तरह से, जैसे मान लीजिए एक पात्र है हमारे पास, इस पात्र में मैं ए को मिला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए कोई भी पदार्थ हो सकता है, मैं बी को मिला रहा हूँ। बी भी कोई पदार्थ हो सकता है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो जो हमारा ए पदार्थ मिल रहा है उसका कुछ न कुछ मोल होगा, जो बी पदार्थ मिल रहा है उसका कुछ न कुछ मोल होगा। मोल मतलब उसकी कुछ इकाई होगी। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ए के मोल, ए के जो मोल होंगे उसको मैं डिनोट करूंगा Na से, यानी कि मोल ऑफ ए, इसको बोलेंगे ए के मोल। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखूंगा बी के मोल। जब बी के मोल को हम लिखेंगे N ऑफ बी के। अब इसका हमको निकालना है मोल अंश। अभी आपको समझ में आएगा कि मोल अंश क्या होता है। इसका हमको मोल अंश निकालना है तो दो तरह से मैं निकाल सकता हूँ। एक तो ए का मोल अंश निकाल सकता हूँ क्योंकि ए भी कोई पदार्थ है, और एक तो बी का मोल अंश निकाल सकता हूँ, बी भी कोई पदार्थ है। तो ऐसे में हम बारी बारी करके निकालते हैं। चलिए ए का मोल अंश निकालते हैं। सबसे पहले ए का मोल अंश निकालते हैं। ए का मोल अंश, ए का मोल अंश क्या होगा? ए का मोल अंश जो होगा वो होगा ए के मोल डिवाइड बाई विलयन के कुल मोल। क्या होगा? विलयन के कुल मोल। इसका मतलब क्या हुआ? ए के मोल मतलब हुआ Na।
अब विलयन के कुल मोल, विलयन में कितने वस्तुएं मिलाई जा रही हैं? 2 पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। तो 2 पदार्थ के भी मोल क्या होंगे? एक होगा Na, एक होगा Nb। तो इस तरह से ये क्या होगा? कुल मोल Na प्लस Nb होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप लिखिए B के मोल, तो B के जो मोल होंगे वो क्या होगा? ऊपर होगा मोल अंश, B के मोल अंश, B के मोल होंगे ऊपर, डिवाइड बाय क्या होगा? विलयन का कुल मोल होगा, विलयन का कुल मोल। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे N ऑफ B डिवाइड बाई Na प्लस Nb, यानी कि एक B का मोल डिवाइड बाई विलयन का कुल मोल। अब देखिए जो A के मोल अंश हैं इसको हम डिनोट करते हैं XA से। इसका मतलब हुआ कि A के मोल अंश बराबर क्या आ रहा है आपका? Na बटे Na प्लस Nb। आ रही बात समझ में? ये हमारा आ गया फार्मूला इसका। अब हम B का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो B को हम इस तरह से लिखेंगे XB, यानी कि B के मोल अंश बराबर आएगा Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ये हमारा दोनों तरह से मोल अंश आ गया। अब हमने A का भी मोल अंश निकाल लिया और B का भी मोल अंश निकाल लिया। अब मस्त बात ये है इसमें कि दोनों का जो मूल अंश होता है उनका जब योग करते हैं हम तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। कैसे आता है? चलिए हम करके देखते हैं। हम करेंगे XA प्लस XB, यानी कि A के मोल अंश और B के मोल अंश, इनको हम योग करेंगे। तो XA बराबर Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb है, प्लस करेंगे XB यानी कि Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर की चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो ये आएगा Na प्लस Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। इसको काटेंगे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अतः XA प्लस XB बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्या है? एक तरह से ये फार्मूला है। आपको A का मोल अंश दे देगा, पूछेगा कि B का मोल अंश बताइए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से अगर हम 3 पदार्थ को मिला दें, मान लीजिए A मिला है, B मिला, इसी तरह से हम एक और पदार्थ मिला दें, C को भी मिला दें, तो जो C का मोल होगा वो क्या हो जाएगा? C के मोल NC हो जाएगा। C के मोल क्या हो जाएंगे? NC हो जाएंगे। और जब C का मोल अंश निकालेंगे तो NC बराबर जो आएगा हमारा वो क्या होगा? XC बराबर जो आएगा वो NC डिवाइड बाई विलयन के कुल मोल क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि XC बताइए क्या होगा? XC यानी कि C के मोल अंश। तो देखिए अब पदार्थ 3 पदार्थ हैं, ठीक है। तो XC का जो मोल अंश होगा वो NC होगा, C के मोल और विलयन के कुल मोल। विलयन में कितने मोल हैं? 3 है ना, तो 3 मोल होगा Na प्लस Nb प्लस NC। इस तरह से हम XC का भी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि जितना भी होगा आप निकाल सकते हैं। अब इन तीनों का जब योग करेंगे तो उसका भी मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी भी मोल अंश को अगर हम निकाल रहे हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको और आपको तब समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है आपको। तो मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, देखिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा जो है इस पर क्लियरिटी आएगी कि एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। कैसे करेंगे? 1 मिनट रुकिए सर। दोस्तों हम लोग जो है आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं और इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मूल अंश से लेकर जो है और भी क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम जल उपस्थित है। H2O और CH3OH का मोल अंश ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ CH3OH जो है वो क्या है? हमारा मेथेनॉल है। क्या है ये? मेथेनॉल है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इसको अच्छे से, ठीक है।
तो ये जो मेथनॉल है इसका और हमको H2O का मोल अंश ज्ञात करना है। तो मैंने बोला आपसे कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है पहले उसको नोट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोचते हैं या विचारते हैं। पहले हम हल लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको? दिया है 1 विलियन में 16 ग्राम CH3OH है, यानी कि CH3OH का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CH3OH का जो भार है वो दिया हुआ है 16 ग्राम। आई बात समझ में? चलिए, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि 90 ग्राम H2O में उपस्थित, 90 ग्राम यानी कि H2O का भार, H2O का जो भार दिया हुआ है वो क्या है? 90 ग्राम है। इतना चीज़ हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है? H2O का मोल अंश चाहिए और CH3OH का मोल अंश चाहिए। तो मैंने बोला आपको चाहे A का मोल अंश चाहिए, चाहे B का मोल अंश चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का मोल अंश चाहिए, तो आपको मैंने फार्मूला बताया। अगर आपको A का मोल अंश चाहिए तो A की मोल निकाल लीजिए, उसके बाद विलयन की कुल मोल यानी कि A की मोल और A के मोल और जो B है उसका मोल निकाल करके जोड़ दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिएगा, यहाँ पे CH3H का भार दिया हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है? मोल निकालने के लिए हमको मोल नहीं दिया गया है, भार दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भार को मोल में चेंज करेंगे। हम भार की सहायता से मोल निकालेंगे, तब जाके हम मोल अंश निकाल सकते हैं। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है CH3H का मोल। किसका मोल निकालना है? सबसे पहले H2O का निकालना है। लिखिए X ऑफ H2O, इसका मतलब क्या हुआ? H2O के मोल अंश बराबर क्या होगा? H2O के मोल डिवाइड बाई H कुल विलयन का कुल मोल। क्या होगा? विलयन का कुल मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हमको चाहिए N ऑफ H2O डिवाइड बाई N ऑफ H2O प्लस N ऑफ CH3OH। ये चाहिए हमको निकालने के लिए, H2O का मोल निकालने के लिए। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए कि CH3OH का मोल अंश क्या होगा, तो X ऑफ CH3OH, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? N ऑफ CH3OH डिवाइड बाई N ऑफ CH3OH प्लस N ऑफ H2O। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि CH3OH के मोल डिवाइड बाई विलयन के कुल मोल। अब देखिए, हमको H2O का भार पता है, न कि H2O का मोल पता है। तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना है यहाँ पे कि मोल बराबर क्या होता है। मोल को हम कैसे निकालते हैं? भार की सहायता से। मोल का एक सूत्र होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये चीज़ आपको 11th में पढ़ना था और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो है हम अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो भार तो हमको मिला पता है, अब हम निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बोलूँ कि CH3OH का अणुभार क्या होता है, तो कार्बन का अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार और जो ऑक्सीजन है उसका अणुभार जोड़ेंगे तब हमको CH3OH का अणुभार मिलेगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 9th में, 10th में ऐसे पढ़ा होगा कि कार्बन का 6 होता है, फिर 12 होता है इसका अणुभार। ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर इसका जो अणुभार होता है वो 16 होता है। यानी कि कार्बन के परमाणु क्रमांक और अणुभार होते हैं। तो जो कार्बन का अणुभार होता है वो कितना होता है? कार्बन का होता है 12। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 3 1 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो 4 है, इसलिए क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? अणुभार 16 होता है। यानी कि जो अणुभार निकालेंगे वो आएगा 12 4 16, 16 16 32। यानी कि अणुभार बराबर आएगा आपका 32। ठीक है। अब आपको भार भी मिल गया, अणुभार भी मिल गया। अब आप मोल निकाल सकते हैं। तो जो इसका मोल आएगा वो आएगा 16 डिवाइड बाई 32, भार बटे अणुभार। इसका जो आंसर आएगा 16 का नाम 16 दूना 32, 0.5। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए, ये हमको मिल गया CH3OH का मोल।
हमको यही चाहिए यहाँ पे, CH3OH का मोल ही चाहिए, CH3OH का मोल ही चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हम जल का भी निकाल सकते हैं। तो जल का जो अणुभार होगा वो क्या होगा, बताइए आप लोग, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार देखिए, हाइड्रोजन 2 है इसलिए यहाँ पे 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 होता है, इसलिए इसका जो होगा ऑक्सीजन 16, यानी कि 16 दूनी 18 हो रहा है। कितना हो रहा है, अणुभार 18 हो रहा है। तो जो इसका मोल आएगा निकल के, मोल आएगा 90/18, यानी कि 18 का नाम 18, 18 25 90। अब जो है आपका क्वेश्चन आसान हो चुका है। ठीक है, अब हमको सिर्फ सूत्र में मान रखना है और निकाल सकते हैं। देखिए H2O का मोल चाहिए, तो N ऑफ H2 यानी कि H2O के मोल, H2O का मोल कितना है 5, इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड बाई, फिर है H2O का मोल तो 5 प्लस CH3OH का मोल कितना निकालें आप, CH3OH का मोल है 0.5, 0.5। ठीक, उसके बाद अब आ जाइए आप जो है सेम इसमें कैसे रखेंगे इसको, यहाँ पे क्या है N ऑफ CH3OH, CH3OH का मोल कितना है 0.5 डिवाइड बाई H2O का और CH3OH का कितना है 5 प्लस 0.5। अब क्या करेंगे, इसको आप प्लस कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 5/5.5, ये होगा आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.5 डिवाइड बाई 5.5 का आंसर आएगा 0.09। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.91। ठीक है, और जो हमारा इसका सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.5 डिवाइड बाई 5.5, इसका आंसर आएगा 0.09। आई बात समझ में। अब देखिए, अब क्या है, अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो 1 आएगा। CH3OH का मोलंस और H2O का मोलंस जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है सॉल्व करते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोल अंश पे कुछ क्वेश्चंस। मोल अंश पे और भी क्वेश्चन आप जाके जो है ट्राई कर सकते हैं। हमारा काम है आपको मेथड बताना। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको मोल निकालने के लिए उसका अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकलता है मैं आगे वाली वीडियो में और अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ जो है अपना ग्रेटफुल सपोर्ट दे करके, अपना प्यार दे करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो भी हमारा वीडियो देख के पढ़ाई कर सके। क्योंकि इतना पैसा नहीं है लोगों के पास अफोर्ड करके कि लोग कोचिंग में जाके पढ़ाई कर सकें। तो मेरा सिद्धांत यही है कि गरीब से गरीब बच्चे जो है पढ़ाई कर सकें, और कुछ नहीं है। लगे रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।